नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो गए बहनों भाइयों। अब अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 के प्रारंभ में है और उत्तर प्रदेश का यह विधानसभा चुनाव देश का चुनाव की तरह होगा और ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर, मेरे पीछे जो आप असेंबली देख रहे हैं, इस पर कौन राज करेगा। बहुमत के साथ इस असेंबली के भीतर कौन नेता दाखिल होगा। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2022 के प्रारंभ में। यानी अब मुश्किल से 1 वर्ष का समय बचा हुआ है। 12 से 13 महीने बचे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और उस असेंबली चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन तैयार है। उत्तर प्रदेश के नेता और विपक्षी दल, सत्ता पक्ष, सभी लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी कमोबेश तैयार है। 1 वर्ष की जो ये वक्त है, ये जमीन पर तैयारी का वक्त है। ये ऐसा वक्त है जब चीजें तय होंगी कि ग्राउंड पर कौन खेल रहा है, कौन ज्यादा ताकतवर तरीके से ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है और किसकी अप्रोच ग्राउंड में सबसे ज्यादा ताकतवर और महत्वपूर्ण तरीके से रहेगी। इस बार के उपचुनावों ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ताकतवर पोजीशन में मौजूद है। बीजेपी को हिला पाने में बड़ी कठिनाई विपक्ष को हुई। बीजेपी ने अपनी सभी 6 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की और भारी अंतर के साथ जीती बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी भी अपनी 1 सीट मल्हनी की बचाने में कामयाब रही, हालांकि मार्जिन उसका बहुत गिरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहनों भाइयों 6%, 5.5% का वोट परसेंटेज का लॉस हुआ है। 35.96 वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में है। असेंबली इलेक्शन में इन्हें 40 से 41% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2% वोट शेयर बढ़ा पाई। बहुजन समाज पार्टी 3% वोट शेयर कम हुए और कांग्रेस 1.6% वोट शेयर अपना इंक्रीज कर पाई। मतदाता भी कम निकले इस बार। सामान्य विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या कम रही। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत, क्षमता, फील्ड में उसकी पकड़ और मतदाताओं के भीतर उसके प्रति विश्वास की भावना एक बार उपचुनाव में फिर झलकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के लोगों को यह दिलासा देने में, यह आश्वासन देने में, यह समझाने में बुरी तरह से फेल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर जो कुछ भी हंगामा विपक्ष करता था, समझाने में जनता को वो कामयाब नहीं हुए। अब बचा हुआ 1 साल बेहद महत्वपूर्ण है। इस उपचुनाव ने कई संदेश दिए हैं तो कई संकेत भी दिए हैं और कई सबक भी दिए हैं। संदेश, सीख और सबक कई पार्टियों के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश यह छिपा हुआ है कि इस बार तो मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आपका साथ दिया है, लेकिन इस बार आपको माफ करके उन्होंने आपका साथ दिया है। आपकी तमाम गलतियों को उन्होंने पर्दे डालकर भी इस बार आपका साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। उपेक्षित कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का साथ दिया है। मतदाताओं ने भी आपको टेस्ट में पाया कि एक मौका और दिया जाए। किसी गलतफहमी में किसी को रहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यही संदेश जनता ने भी दिया है, उनके कार्यकर्ताओं ने भी दिया है। वरना जिस पार्टी का वोट शेयर बढ़ना चाहिए था उनका कम नहीं होता। तो ये तो एक तो बीजेपी के लिए है कि जमीन पे मजबूत बहुत हैं, लेकिन संदेश इसके पीछे ये छिपा है, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। अगले चुनाव में विपक्ष के लिए एक बड़ा संदेश है। सरकार की कमियों को, सरकार की खामियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं के जो सरकार के दावे हैं उसके विपरीत जमीन पर क्या हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की खराब पोजीशन, जातिवाद, भ्रष्टाचार, सरकार का नकारापन, तहसील, ब्लॉक और जिलों में, थानों में जनता की सुनवाई न होना, बेरोजगारी का मुद्दा, यह सब जनता तक पहुंचाने में विपक्ष नाकाम रहा है।
भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के साथ, अपने तौर तरीकों के साथ, अपने संपर्क और महासंपर्क अभियान के जरिए एक एक मतदाता तक, एक एक बूथ तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की और पहुंचे भी। विपक्ष नादारद रहा। विपक्ष के श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4 के नेता ही सिर्फ निकले, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी, किसान की समस्या, इन सबको विपक्ष उठाने में नाकामयाब रहा है। जनता तक पहुंचाने और उनको एहसास कराने में नाकामयाब रहा है। कोरोना की लड़ाई में उत्तर प्रदेश ने क्या खोया है, विपक्ष ये बताने में नाकामयाब रहा है। कोरोना काल के दौरान हुए महाभ्रष्टाचार को भी विपक्ष उठाने में नाकामयाब रहा है। 5 लाख नौकरियां वेट कर रही हैं, 4 सालों से वो पद भरे नहीं गए हैं, विपक्ष उठाने में नाकामयाब रहा है। अपराध की हालत यह है कि आप निकल नहीं सकते दिन में, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रह सकते। आप, भारतीय जनता पार्टी का विधायक खुद खड़े होकर मंच से कहता है कि उसकी मां बेटी सुरक्षित नहीं है, जब वो दिन में भी घरों से निकलती हैं सिक्योरिटी गार्ड भेजने पड़ते हैं। विपक्ष इन मुद्दों को उठाने में नाकामयाब रहा है। क्यों? विपक्ष निकला नहीं, घर पे बैठा रहा, इस उम्मीद में कि जनता तो हमें वोट दे देगी। जनता के मुद्दों को जनता तक समझना, जनता तक पहुंचाना, जनता को के प्रति जाकर उसको दिखाना और बताना कि सरकार की नाकामियां क्या हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों तक पहुंची। मान मनौवल करके कार्यकर्ताओं को मनाया, पार्टी के पूरे संसाधन झोंके, परिणाम आपके समक्ष है। मैं पूछना चाहता हूं कि मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी कहां हैं? क्यों नहीं निकले ये लोग? कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूसरा प्रभावित राज्य रहा है, चाहे वो माइग्रेशन की समस्या हो, चाहे आम लोगों के रोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा हो। सर्वाधिक बेरोजगारी अगर बिहार के बाद कहीं है, उत्तर प्रदेश में है। मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष उस मुद्दों को क्यों नहीं उठा पाया? क्या चूक हो गई विपक्ष से? 1 साल का वक्त बचा है, सिर्फ 13 महीने। ये 13 महीने तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी या विपक्ष उनसे सत्ता छीनने में कामयाब होगा। सिर्फ ये 13 महीने तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, संजय सिंह की क्या हैसियत रहेगी। ये 13 महीने तय करेंगे कि आप कितनी दूर की राजनीति में चलेंगे। इस बार विपक्ष खड़ा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, यकीन मानिए कि वो सिमट जाएगा। ये 13 महीने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 13 महीनों में जब आप वास्तविक चुनाव में जाएंगे, बाई इलेक्शन नहीं, वास्तविक चुनाव में, वो तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों को लोगों ने कितना स्वीकारा। क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, बेरोजगारी, किसान की समस्याओं पर सरकार के पास जवाब पूछा जाएगा। उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां, लोग कहते हैं सत्ता का चुनाव है, लोग कोई कुछ कहता है, पर मैं मानता हूं चुनाव होता है। 1 सीट का भी चुनाव, 403 सीट का भी चुनाव होता है। और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहिए। और जो नहीं लड़ते हैं, भारी गलती कर रहे हैं। 80 के दशक और 90 के दशक का वक्त भूल जाइए कि किसी को सिंबल दे दिया वो जीत जाएगा। जी नहीं, समय बदल गया है। वक्त, काल, परिस्थितियां, राजनीति, तरीके सब बदल चुके हैं। जो सोशल बेस है वो बदल चुका है, डिजिटल बेस बदल चुका है। अब आपके पहुंच जाने भर से आपको वोट नहीं मिल जाएगा, आपके संदेशा दे देने से आपको वोट नहीं मिल जाएगा। परसुएशन, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या विपक्षी दल इसके लिए तैयार हैं? क्या वो कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी देखिए। मुद्दों की भरमार है, पर विपक्ष कहां है? महत्वपूर्ण सवाल यह है। तो इसलिए 22 की लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी वोट शेयर गिर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। संगठन की उपेक्षा सरकार को महंगी पड़ सकती है। विपक्ष के लिए संदेश यह है कि अब नहीं निकले तो घर बैठने के लिए परमानेंट तैयार रहो। कुछ बयान सुनिए। शोरगुल मचा के एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची थी, वो असफल हुई
और जनता का जो विश्वास जागृत हुआ है, मैं समझता हूँ दिवाली गिफ्ट जो है वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। तो क्या 2022 का सेमीफाइनल माना जाए इसको? ये टेलर था, असली पिक्चर 2022 में होगी और पहले से ज़्यादा बहुमत से बीजेपी जीतेगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश के पूरे जनमानस को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। किसान परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, हर तबके के लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से प्रशासन के माध्यम से चुनाव लड़ी है, वहाँ थानेदार चुनाव लड़ रहे थे, एसडीएम चुनाव लड़ रहे थे, डीएम कप्तान चुनाव लड़ रहे थे, तो इसलिए भाजपा 6 सीटें जीत पाई है। लेकिन ये जब 2022 का चुनाव आएगा तो जनता भाजपा से बदला लेगी। जिस तरह हम उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, नौजवान, रोजगार और किसान की बात को लेकर सड़कों पर संघर्ष किए थे, लाठी खाए थे, जेल गए थे, निश्चित रूप से जनता ने हमें आशा और विश्वास के निगाहों से देखते हुए हमें अपना मत दिया है। आने वाले 2022 में हम अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष लाख दावे करे, लेकिन उसका परफॉर्मेंस वैसा था नहीं जैसा वो दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी भी उतना ताकतवर नहीं रही गई जितना कि उसने अपने को बताने और समझाने की कोशिश की है। मतदाताओं ने सबको कट टू साइज किया है, यानी सबको सबकी क्षमता अनुसार दिया है। ये सीख भी है, ये सबक भी है, और बहनों भाइयों, इसके पीछे संदेश भी छिपा हुआ है। आज की डिबेट में मेरे साथ हीरो वाजपेयी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, दीपक सिंह कांग्रेस से, ओपी यादव जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं, और दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, आपने 7 में 6 सीटें जीती आपकी पार्टी ने, आपको इसके लिए बधाई। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि आपने अपने 5% के आसपास वोट शेयर खो दिए हैं, इसका कारण क्या है? देखिए ब्रजेश जी, समीक्षा, समालोचना, तमाम चीज़ें करना मेरे ख्याल से उचित है और हर राजनीतिक पार्टी को इसका अवलोकन करना चाहिए। पहले तो मैं आपको और सारे पैनल को दीपावली के इस अवसर पे बधाई देता हूँ कि आप और उन्नति करें। मुझे लगता है जो आपने इतनी देर में जो परिभाषा मुझे बताई, उसको सुनकर मुझे लगा कि विपक्ष बहुत अपने कमज़ोर दौर से गुजर रहा है, परंतु आप जैसे मीडिया के लोग हमारी सरकार को सचेत करने में, हमारी कमियां बताने में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बहुत मजबूत है आप जैसे नेतृत्व में। लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां रही होंगी इस चुनाव में जीतने के बाद भी, जो जीत मिली है उसके बाद भी, उन कमियों का अवलोकन पार्टी करेगी और आप वक्त वक्त पर इस तरह से मार्गदर्शन करेंगे तो जरूर पार्टी और 5% वोट शेयर कैसे कम हो गया? देखिए, चुनाव में वोट परसेंटेज ही कम हुआ तो ये चीजें तमाम ऐसी हैं। पर आप जिस चीज की लड़ाई लड़ते थे, चैनल पे हमारे तुम्हारे मित्र तमाम बैठे हुए हैं और जो आलोचना करते थे, आज सवाल पूछने का दौर बीजेपी से जीतने के बाद भी हो रहा है और हम जवाब देने को भी तैयार है। पर ब्रजेश जी, वो दौर भी याद करिए जब बहुत से लोग हमको कहते थे कि ये हवा में सोच रहे हैं, ये 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष छीन लेगा, और अभी भी वही रोना, अभी भी वही कमियां, अभी भी वही, हर चीज कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन हम इतने अपूर्ण भी नहीं कि जितना विपक्ष बताता था। कहता था ब्राह्मण भाग गया, और इस टॉपिक पे तो बहुत डिबेट हुई आपके चैनल पर कि ब्राह्मण का विश्वास है खो दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप मुझसे भी कई बार पूछते थे, मैं कहता था नहीं, ब्राह्मण एक ऐसा है जो दूसरों के परोपकार के लिए, लेकिन बुद्धिमान भी है, उसे पता है राष्ट्रवादी सोच कहां है, कौन जनता के लिए लग सकता है, कौन लूटपाट करने वाली वाली। तो आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि पूरे ब्राह्मण समाज ने सिर्फ आपको वोट किया, चाहे देवरिया हो जी? आप इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि सभी पंडितों ने आपको वोट किया? देखिए, सभी का तो जिम्मा कोई नहीं ले सकता। सभी चैनल कह रहे थे जरूर कि भाजपा हारेगी और जीती, तो इसलिए सभी का जिम्मा कोई नहीं ले सकता। पर्यवेक्षण करना आसान है, चिंतन करना आसान है। मैं आपके मित्र उदयवीर सिंह जी को डिबेट में आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलसी हैं। उदयवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसे बहुत कमजोर दिखा। समाजवादी पार्टी बिखरी हुई दिखी। आपके वोटों का शेयर भले 2% बढ़ गया हो टोटली,
लेकिन एक सीट किसी तरह गिरते पड़ते आप मल्हनी की जीतने में कामयाब रहे। बाकी 6 सीटों में जो एवरेज अंतर है वो 20,000 वोटों का औसतन अंतर है। ब्रजेश जी, आप जानते हैं कि सरकार की जो कमियां होती हैं, उन कमियों के जवाब में उसका एक विकल्प और ये वादा होता है कि नई सरकार आएगी तो हम इनको बदल देंगे। उपचुनाव सरकार की परफॉर्मेंस के हिसाब से जनता का रिएक्शन तो इनवाइट करते हैं, लेकिन उपचुनाव को वोट फॉर चेंज नहीं कह सकते। हम ये दावा करने की स्थिति में नहीं थे कि आप अभी इनको हराइए और मेरी सरकार अभी कल बन जाएगी। ये सत्ता पक्ष के जो चुनाव हैं, जिस अंतर को आप बहुत बड़ा अंतर मान रहे हैं, अगर मैनेजमेंट के स्तर पे इसे देखें तो एक बूथ पे 50 वोट का अंतर है। और आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सत्ता से इंटरेस्ट जुड़े रहते हैं। कई मंत्री जो यहां वाइट दे रहे हैं, उनके पीछे से तार कहां जुड़े हैं, कहां अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं। और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये सारी चीजें जब आम चुनाव होता है तो सामने आती हैं। मैं भी निश्चित तौर पे आपकी बात से सहमत हूं। आपकी बुरी तरह से पराजय हुई है और आपको अपनी पराजय को स्वीकार करके आत्ममंथन करना चाहिए। सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात खत्म होने दें तो आपको शायद ये बोलना ना पड़े, पर आप है कि मानते ही नहीं। अब मैं क्या करूं, सवाल तो पूछूंगा ना। मैं आपसे आगे यही बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात तो खत्म होना चाहिए, सवाल की जरूरत नहीं रहेगी। मेरा मानना है कि जितना जनता को कष्ट था उसके हिसाब से जो वोट हमको एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। इसका हम चिंतन भी कर रहे हैं, आत्ममंथन भी कर रहे हैं और आगे की व्यवस्था भी करेंगे कि वो वोट में कन्वर्ट हो। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि मल्ली 4000 से जीते, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक निर्दलीय इतना आगे कैसे बढ़ गया? वो भी एक माफिया जिसकी तोते की जान तो एक थानेदार में थी, लेकिन सारी पार्टियों को धता बना के इतना आगे बढ़ गया। तो ये बहुत सारी चीजें सत्ता अपने हिसाब से कर लेती है ये, लेकिन ये हमारे लिए अपने नहीं, आपने सीखा क्या, सबक क्या लिया? नहीं है कौन किसका साथ दिया अब इस विषय का मसला ही नहीं है। आपने क्या सीखा? हमने जो सीखा वो टीवी पे बताने का नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जितनी जनता की नाराजगी थी उतनी नाराजगी को हम वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, उसको हम आम चुनाव में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, दीपक सिंह कांग्रेस के एमएलसी हैं और सीनियर लीडर भी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, थैंक यू। अब आप सबको ये बताते फिर रहिए कांग्रेस की, साहब हम तो 2 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन में रहे हैं, 1 सीट पर नंबर 3 की पोजीशन में रहे हैं, लेकिन बांगरमऊ और घाटमपुर में जीत हार का अंतर पता है ना? 33,000 से बीजेपी के कैंडिडेट आपसे आगे है और आप अपने को नंबर 2 बता के पीठ ठोक रहे हैं। घाटमपुर में आपसे 24,000 के आसपास वोटों के अंतर से बीजेपी का प्रत्याशी आगे, आप नंबर 2 पर खुश हुए जा रहे हैं। 10,000 वोट पाके जमानत जब्त कराई आपने बुलंदशहर में और आप कह रहे हैं कि साहब हम नंबर 3 की पोजीशन में हैं। क्या प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इतनी बुरी दुर्दशा में पहुंच गई? ब्रजेश जी, 2022 में प्रियंका गांधी का नेतृत्व दिखेगा। प्रियंका गांधी जी, आपने पहले स्लॉट में कहा कि नंबर 2 नंबर 3 श्रेणी के नेता यहां पर थे। मैं बहुत ही खुले मन से स्वीकार करता हूं, जिस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 30 साल से नहीं रही है, इनमें अधिकांश सीटें हम 3-3, 4-4 बार से लड़े थे। 2017 में सारी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी थी, जहां पर हमारे झंडे बिल्ले नहीं पहुंचे 15-15, 20-20 साल से। अगर वहां हम सेकंड और थर्ड हैं, जो पार्टियां सत्तासीन थी उनको पिछाड़कर, तो हम मानते हैं जो कांग्रेस पार्टी का संघर्ष रहा है, चाहे कोविड काल रहा हो, चाहे जो मुद्दे हम अपने कमजोर संगठन के बूते, जिन मुद्दों को जनता तक ले जाने में सफल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी का संगठन और प्रियंका गांधी घेरने में सफल नहीं है। हमें मानते हैं सफल नहीं है, मुझे मतलब दिखना भी तो चाहिए ना। आपने कहा जो आपने कहा, जहां पर पहले तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि कोई बीमारी डायग्नोस हुई ना तो स्वीकार करो कि हाँ हम गंभीर रूप से बीमार हैं। पहली बार तब तो आपको डॉक्टर एडवाइस करे कि भाई आपको क्या दवाई खानी है। खान साहब, अगर पहले तो स्वीकार तो करो कि हाँ हमको ये बीमारी है। मैंने स्वीकार किया ब्रजेश जी पहले स्लॉट में। 30 साल सत्ता नहीं थी, संगठन कमजोर था, हम आगे उसी दिशा में 2022 के उद्देश्य से हम अपना काम कर रहे थे। उसके बाद भी
जहां पर कांग्रेस नजर आई वहां उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख विपक्षी पार्टियां थी जो 5 साल पहले या 10 साल पहले सत्ता में थी वो हमसे क्या पीछे मैं रही। पूछ सकता हूं कि दिल्ली से बैठ के प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस चलाएंगी? जनवरी 2021 के बाद आप ये प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को, जो उत्तर प्रदेश जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार से बिना लड़े। कहां है प्रियंका गांधी? भाई उनसे बड़ा नेता तो कांग्रेस में अब सिर्फ राहुल गांधी बचे हैं। अगर वो भी आपको उत्तर प्रदेश में जमानतें नहीं बचवा पा रही हैं तो कांग्रेस का भविष्य स्वतः स्पष्ट है। आज हीरो वाजपेयी कितने खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं मेरे हर सवाल पे। नहीं, 2016 यही गुस्सा हुआ करते हैं जब मैं इनसे कठोर सवाल करता हूं। ब्रजेश जी 2016 में जो उपचुनाव 2016 का जो उपचुनाव हुआ था, तो परेशान था कि पंडित जी और दलित भाग गए थे, बार बार ये बात आती नहीं थी। सुन लीजिए, 2016 का जब उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी 2 जगह सेकंड थी, समाजवादी पार्टी जीती थी। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 6 महीने के संगठन काम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, गलत प्रचार करके आई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों पर, वसूलों पर जो सिद्धांत नंबर टू बार बार मत कहिए ब्रजेश जी, एक बार बार कांग्रेस नंबर 2 मत पार्टी, कहिए। आप वहां नंबर 2 और नंबर 1 के बीच का अंतर पता है? 33,000 वोट, 35,000 वोट। ब्रजेश जी 2016 का जिक्र किया, 2016 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सत्तासीन थी, वो जीती थी और इसी अंतर से भाजपा हारी थी, आज सरकार में है। 2021 में जनवरी से उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नजर आई विपक्ष में और अपने संगठन को ठीक करके हम 2022 चुनाव जीतेंगे। ऑलराइट, दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, अभी मैं डिबेट में आ रहा था तो मैंने देखा कि आपकी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं और सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी को आसानी से 2022 में हराया जा सकता है क्योंकि उनके 5% वोट कम हो गए। पर आप ये नहीं बताया आपने, संजय सिंह ने और आपने, कि वही बीजेपी अपनी 6 सीटें ताकतवर और धमक के साथ जीत कर लौटी है। ये नहीं बताया आपने। नहीं, देखिए, हमारे इस चुनाव में चूंकि हमारी हिस्सेदारी नहीं थी, हमने जो देखा है वो हम आपको बताना चाहते हैं। 3 चीजें आपने देखा। बहुजन समाज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय होने के बाद का चुनाव है ये। मायावती जी ने अपना समर्थन घोषित किया, उसके बाद भी 5% वोट गिरे हैं उनके, और बीएसपी आज राजनीतिक परिदृश्य से गायब होती चली जा रही है। कांग्रेस को अगर आप देखें, कांग्रेस ने एक फॉर्मूला बना लिया है कि वो जनता कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस बीजेपी को वोट दे। गोवा में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी को वोट दे दिया। यही आपने कर्नाटक में देखा, यही आपने मध्य प्रदेश में देखा, यही आपने राजस्थान में देखा, और अब बिहार में 70 सीटें लेके 18 सीटें जीती। यानी लेफ्ट में अगर हम माले की बात करें, सीपीआई माले की बात करें, तो उन्होंने 19 सीट लेके 12 सीट जीती और कांग्रेस 70 सीट लेके आपने देखा 18 सीट 19 सीट जीत रही है। तो कांग्रेस के अवसान का काल है, बीएसपी समाप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का विलय हो गया है, और इसके बावजूद बीजेपी का वोट शेयर कम हो रहा है। यानी एक सकारात्मक राजनीति का बहुत बड़ा वैक्यूम बन रहा है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत उर्वरा भूमि है उत्तर प्रदेश इस किस्म की सकारात्मक राजनीति की, जिस एजेंडा आपके लिए स्पेस कहां है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? ऑलरेडी लार्जेस्ट अपोजिशन पे समाजवादी पार्टी खड़ी है, बीजेपी अपनी सभी 6 सीट ताकतवर तरीके से वापस ले आई। आप बड़ा ब्राह्मण चिल्लाते घूम रहे थे, बड़ा दलित चिल्लाते घूम रहे थे, अभी हीरो वाजपेयी कमेंट भी कर रहे थे। कहां गया ये सब बीजेपी के साथ खड़ा है। आपको गलतफहमी है दीपक वाजपेयी? देखिए, अभी 2022 की जो तैयारियां चलेंगी उसमें कांग्रेस, बीएसपी इत्यादि जो भारतीय जनता पार्टी के नवीन सहयोगी हैं, इन लोगों की जो जमीन आप देख लीजिए। आप ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया है कि प्रियंका गांधी मोस्ट इनइफेक्टिव हैं यूपी में। कांग्रेस से कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते। आपने देख लिया कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने विलय की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी में बहन जी ने कह दिया कि आवश्यकता होने पर हम भाजपा को समर्थन करेंगे। आपने देखा कि हाथरस बलात्कार कांड में जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अत्याचारियों बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, बहन जी हाथरस की धरती पे नहीं गई। तो अब इसके बाद बहुत बड़े समुदाय को देखना है कि वो वोट किसको दे और किन मुद्दों पे दे। आपकी जातिवादी राजनीति को जनता ने खारिज कर दिया है। आप जिस जातिवादी राजनीति की उत्तर प्रदेश में जहर घोलने की कोशिश कर रहे थे, उसको सिरे से खारिज कर दिया जनता ने।
देखिए, मेरा शब्दकोश जो है राजनीतिक, उसके हिसाब से ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और हमारे लड़ने से पहले ही अगर हमें खारिज कर दिया है तो ऐसे हमें 1000 बार पहले भी खारिज किया जा चुका है। इसके बाद भी हमारा राजनीतिक अस्तित्व कायम है। उत्तर प्रदेश प्रतीक्षा कर रहा है एक सकारात्मक और ताकतवर, बुलंद, बेखौफ विपक्ष की। ये है। ओके, 5 मिनट के भाषण में एक बार भी समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया। बीएसपी कांग्रेस, बीएसपी कांग्रेस, बीएसपी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का नाम नहीं लेते हैं। क्या आपकी समाजवादी पार्टी से कोई अंडरस्टैंडिंग है? एक बार भी नाम लेने से परहेज है? क्या है, क्या आपका चक्कर क्या है? देखिए, अगर मैं एक राजनीतिक एनालिस्ट की तरह इस मैच को देखूं तो ये चुनाव में यू आर नॉट ए राजनीतिक एनालिस्ट, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप कोई एनालिस्ट नहीं है भाई। तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज जब हम चुनाव नहीं लड़े तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला साफ साफ समाजवादी पार्टी से ही है ना। बसपा तो उनके समर्थन की घोषणा कर चुकी है ना। ऑलराइट, कांग्रेस का वोट तो बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है। तो हमें तो उसके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अहमद खान, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस खत्म, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर बेस तो हमारे लिए क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी भी कार्नर हो गई, कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाई। अधिकांश जगहों पे जमानतें तक जब्त हुई, एक आध सीट पे थोड़ा बहुत लड़ने की कोशिश घाटमपुर वगैरह में की, लेकिन कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, निराशाजनक परफॉर्मेंस था बीएसपी का। इस नुकसान का कारण? जी विजय जी, सबसे पहले तो मैं ये इस बात का स्वागत करता हूं जो शुरू में इंट्रोडक्टिव आपने चीजें बताई, तो बिल्कुल सत्य है। मैं आपके उस वक्तव्य के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं। देखिए, विपक्षी पार्टियां हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, आम आदमी पार्टी का तो कहीं नाम निशान भी नहीं है। ये वजह से कहा जाए तो हम कहेंगे ये कि आप कौन कहेंगे, हम खामखा। देखिए, सवाल ऐसे किसी को ना कहें आप। पार्टियों ने, सारी विपक्षी पार्टियों ने अपने दूल्हा को भेज दिया, बाराती भेजा ही नहीं, और न पंडित भेजा और न मुल्ला भेजा कि निकाह कौन पढ़ाएगा। इस चीज को मंथन, सही बात को समझ लेना चाहिए और मंथन करना चाहिए। एक दूसरे पर कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है इस वक्त ये है कि आप कैसे हार रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, इस पर मंथन करिए, कैसे क्या होगा। सारे लोगों को मंथन करने की जरूरत है। खान साहब, मैं तो कह रहा हूं कि जब विपक्ष यूनाइट था बिहार में, तब वो बीजेपी को नहीं हरा पाया, एनडीए को नहीं हरा पाया, तो यहाँ तो बिखरा हुआ विपक्ष है ना। हाँ, यहाँ बिखरा हुआ विपक्ष है। जो भी विपक्ष बिखरा हुआ है उसको अपने पहले मंथन तो करना चाहिए कि कैसे हम लड़ाई लड़ेंगे। एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए मंथन करना पड़ेगा। अभी जितने पैनलिस्ट बोले हैं अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि 2022 में हम उलाट देंगे, 2022 में हम जीत जाएंगे, 2022 में। अरे भाई, 2022 में जीत जाओगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंथन करो, वोट कैसे कम हो रहा, कैसे आपका परसेंटेज कम हो रहा। बीएसपी का नुकसान क्या, मायावती के बयान ने बीएसपी का नुकसान करा दिया? नहीं, वो बयान तो एमएलसी के चुनाव का था, ये इसका चुनाव का नहीं था मेरे ख्याल से। लेकिन उनके लोग जो है वो हताश नजर आए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप उनसे पूछना चाहेंगे तो उनके लोग जो है, जो अच्छे कार्यकर्ता थे उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई, जो अच्छे कार्यकर्ता नहीं थे उनको जिम्मेदारी दी गई। चंद्रशेखर आजाद एक सीट पर चुनाव लड़े, बुलंदशहर, महज 13,000 वोट मिले। यही बात तो कहा जा रहा है कि सब लोग पहले चंद्रशेखर को कहा जा रहा था कि बहुत बड़े तोप बन के आ जाएंगे, बहुत बड़े नेता बन के आ जाएंगे। वो साबित हो गया क्या कितने बड़े नेता है। सवाल बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि देखिए, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार, इस सब के बावजूद भी, और इतना जातिवाद, खान साहब, इतना जातिवाद, इतना जातपात, इतना बलात्कार, इतना दलितों पर अत्याचार, उसके बाद भी बीजेपी अगर जीत रही है तो अपोजिशन को, विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो शर्म आनी चाहिए कि आप लोग भुला नहीं पाए उसको, आप उसको एक प्लेटफॉर्म पर ले आ नहीं पाए। तो क्या ये जनता को ये समझाने में नाकाम रहे, क्राइम, कास्ट, कोरोना, करप्शन, किसान, बेरोजगार, ये मुद्दा समझाने में नाकाम रहे? बिल्कुल नाकाम रहे। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले कितना बड़ा लड़ाई की बातें कर रहे हैं। आपने डिबेट किया, देखिए लालगंज का डिबेट किया आपने, एक दलित को मारा गया, आपने लखीमपुर खीरी का डिबेट किया, कोई मुद्दा उठा नहीं पाए, न बता पाए, न समझा पाए। यही तो अभी गुस्सा हो रहे थे हीरो वाजपेयी मेरे ऊपर। आपकी बात में सत्यता
102% जो मैं कहता हूँ नहीं, वो है। भाजपा नहीं, he is my very good friend. साहब कोई उत्तर प्रदेश में है नथिंग तो भारत पर्सनल, समाचार नथिंग के पर्सनल, ब्रजेश जी। नथिंग पर्सनल, हम सब लोग ऑल राइट। ओपी यादव को आमंत्रित करता हूं मैं डिबेट में। भाई ओपी यादव पर्सनल नहीं है ब्रजेश जी, आपका पर्सनल नहीं है। आपने जो चीजें we are good बताई friends. वो विपक्ष नहीं उठा पा रहा। हाँ, तो मतलब विपक्ष का काम मैं ही कर रहा हूं। ओके, ऑल राइट। ओपी यादव जी आपका एनालिसिस क्या कहता है, और आप ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, ओपी यादव जी आपका एनालिसिस क्या कहता है कि किसके लिए सबक है, किसके लिए सीख है, और किसके लिए क्या संकेत दिया है इस बार के उपचुनाव ने? ब्रजेश जी, किसी शायर ने कहा है, मैदा की जीत हार मुकद्दर की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार जानिए। अपोजिशन के सारे योद्धाओं के लड़ते लड़ते तलवार टूटी है, और जिस तरह के नतीजे आए हैं, परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी का भी गिरा है, समाजवादी पार्टी का भी परसेंटेज ऑफ वोट गिरा है। पिछले बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन की पार्टी है, जैतपुर बीजेपी से झटक लिया था, बीएसपी से जलालपुर झटक लिया था। इस बार सिर्फ मल्हनी अपनी सीट बचा पाई है। तो कमोबेश सारे राजनीतिक दलों को, और उत्तर प्रदेश के सारे भूभाग से नतीजे आए हैं। रुहेलखंड और बुंदेलखंड की सरजमी को छोड़ दिया जाए तो पूरे भूभाग से अमरोहा को भी तो मैं रुहेलखंड ही मानूंगा जी। तो बुंदेलखंड नहीं शामिल है, बाकी उत्तर प्रदेश ने अपना बुंदेलखंड की चारों mandate लिया पार्लियामेंट है। सेगमेंट में कहीं चुनाव नहीं हो रहा था। तो जो नतीजे आए, जैसे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 13,000 वोट मिला। अब अगर उनको उत्तर प्रदेश में काम बढ़ाना है, पॉलिटिकली एक्शन में आना है, तो उनको लखनऊ बैठना पड़ेगा। और इस तरह के बहुत दल हैं, महान दल बदायूं के आसपास निकल आएगा, ओम प्रकाश राजभर निकल आएंगे। छोटे दलों पर भी देखिए ज्वाइंट अपोजिशन की एक अवधारणा पर काम करना क्या पड़ेगा। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति की जा सकती है? बिल्कुल नहीं सर। क्या 14 सहारनपुर महीने से का उत्तर समय प्रदेश की बचा है। राजनीति की जा सकती है? 14 महीने का सर समय, 13 महीने का समय बचा है। और चूंकि बीच में लोकल बॉडी के भी चुनाव हैं, और पॉलिटिकल जो भी देखिए, लार्जेस्ट अपोजिशन ओपी यादव कौन है? समाजवादी पार्टी। इनका प्रदर्शन निराशाजनक क्यों था? देखिए, पिछली बार का जो बाई इलेक्शन था उसके बजाय देखिए अखिलेश जी भी इस बार मूवमेंट नहीं हुई उनकी। धर्मेंद्र यादव जी लगातार रैलियां करते रहे, और जयंत चौधरी साहब, कोरोना का मामला हो जो भी हो, लेकिन जयंत चौधरी साहब की मूवमेंट बाद में नहीं हो। अरे 7,000 वोट मिले, पता कितना? 7,000 जी। जमानत जब्त हुई है निश्चित बुलंदशहर में। देखिए, पूरी रणनीति में चेंज करना पड़ेगा और अब ग्राउंड पे उतरना ओके, पड़ेगा। वीरेन जी आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेन जी, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उससे किसने क्या सीख ली है, क्या संदेश मिला है, और किसके लिए क्या सबक है? देखिए, सबक तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा है कि जनता उनको वोट नहीं दे रही है। अब ये साहब कह रहे हैं कि विपक्ष को शर्म आनी चाहिए, विपक्ष जो है मर जाए, विपक्ष जाके पानी में कूद जाए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत बार सरकारें आई और गई, दुनिया ने देखा है। हीरो वाजपेयी जी बैठे, बहुत पुराने नेता हैं, ये देखने में तो जवान लगते हैं लेकिन काफी पुराने हैं बीजेपी। अरे वैसा भी मत कहो यार वीरेन जी, ये इतने भी पुराने नहीं हैं। हम सब लोग के एज ग्रुप के हैं, आपके एज ग्रुप के हैं। अब आप थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करके अपना ठीक कर लिए हो। नहीं, कॉम्प्लीमेंट है उनके लिए। नहीं, ये जो मैंने कहा वो सही है। 50 साल के ऊपर इनका काफी अनुभव है। तो बीजेपी बहुत विपक्ष में लंबे समय रही है और बहुत कम लोग पार्टी में दिखते थे। आज पूरे देश में बीजेपी है। तो विपक्ष का भी वक्त आएगा। तो विपक्ष को खाली ये निराश नहीं हो जाना चाहिए। अब विपक्ष क्या कपड़ा उतार के नंगा घूमे तब लोग मानेंगे कि विपक्ष हार गया है, या इस देश में बहुदलीय व्यवस्था खत्म कर दी जाए? मैंने ऐसे नहीं कहा वीरेन जी, मैंने तो कहा कि नहीं, ये लोग कैसे मानेंगे कि विपक्ष दुखी है, विपक्ष हार गया है? और दूसरा व्यवस्था यह कि इस देश में बहुदलीय सिस्टम है, या खाली एक पार्टी सिस्टम कर दिया जाएगा, बीजेपी ही रहेगी परमानेंट? ये व्यवस्था इस देश की बदल नहीं सकती है। वक्त आता है और जाता है, चलता रहेगा। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। ये सब किराएदार हैं, इनका जाति मकान थोड़ी है। तो ये निजी मकान में नहीं है। राजनीति जो है ये चलता रहता है। देखिए, राजनीति में चाहे जितने दांव पेच कर लीजिए, लेकिन जो आखिरी हुकुम का इक्का है वो कुदरत फेंकती है, वो जनता फेंकती है, वो तय करती है। तो जो 15 साल विपक्ष में रहा वो सत्ता में है और चुनाव जीत रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो उसको मुबारक हो, उसको बधाई मिलनी चाहिए। उसकी नीतियां जीत रही हैं, परेशान होने की बात नहीं है। भाजपा आज है, कल नहीं थी। कांग्रेस कल थी, आज नहीं है। ये सच्चाई है। ये बदलेगी, बिगड़ेगी, बनेगी, चलती रहेगी। जी,
सियासत में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ समस्या यह है ब्रजेश जी कि जैसे किसी को बेवकूफ कहना है तो महिलाएं बहुत अच्छी तरह से कहती हैं। ऐसे राजनीतिक दलों के लिए महिलाएं अपने पति को कभी बेवकूफ सीधे सीधे नहीं बोलती, वो खाली ऐसे कहेंगी कि ये तो बहुत सीधे साधे हैं, दुनियादारी के बारे में इनको कुछ पता नहीं है। अच्छा, इसका मतलब बेवकूफ होता है। हाँ, तो मतलब बेवकूफ सीधे न कहो, ऐसे बोल दो। देखो खान साहब को कुछ व्यक्तिगत बात याद आ गई। तो ऐसे ही कटु अनुभव है। तो अब जो डिबेट होती है उसमें राजनीतिक दलों के लिए भी ऐसे बोला जाता है। अब सीधे सीधे उनको बेवकूफ या मूर्ख या इस तरह की चीजें नहीं कहते लोग। अरे भाई, विपक्ष में होना कोई गुनाह नहीं है, विपक्ष लोकतंत्र की ताकत है और रहेगा। बीजेपी जीत रही, उसका स्वागत है, सम्मान है। मोदी योगी की जोड़ी हिट है, अच्छा है। इस देश के लोगों को ईमानदारी से अगर लगता है उनको कि एक ईमानदार सरकार है, ईमानदार मुख्यमंत्री है और उनको प्रदेश में अच्छा राज दे रहा है शासन, वो उसको वोट दे रहे हैं। कोई डंडा मार के बीजेपी वोट तो ले नहीं रही है। भाई समस्या ये है कि ले रही है लेकिन मैं उदयवीर जी से कहूंगा एक बात, कि जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कई बार जो चाबी के गुच्छे में आखिरी चाबी होती है वो ताला खोल देती है, तो आखिरी चाबी भी गुच्छे की ताला खोलेगी। अभी वक्त है, आजमाते रहिए। अभी बहुत लंबी उम्र पड़ी है सियासत में, बहुत सारी जीत बाकी है, बहुत सारी हार बाकी है, बहुत राजनीति लंबी करनी है। तो ब्रजेश जी, आपने अभी ये बात आई कि साहब ये ब्राह्मणों की बड़ी डिबेट हुई और जातियों पर बड़ी बात हुई। नहीं, तंज कसा हीरो वाजपेयी जी ने कहा, तंज कसा कहा नहीं, तंज कसा। आप चलिए, कसा इनको, इनका वक्त है, इनका वक्त है। लेकिन ये उस दिन को याद करें कि जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे लोगों पर लाठियां चलती थी इस प्रदेश में, तब भी ब्राह्मणों की आवाज उठती थी। और जुझारू अध्यक्ष इनके यहाँ पार्टी में वो रहे, आज बीजेपी सत्ता में बैठी है तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। अगर किसी की हत्या हुई, किसी का कार्यकर्ता का योगदान है आज बीजेपी के यहाँ पहुंचने में। नहीं, ठीक बात है, सबका है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सबने बीजेपी को बनाया है। आपका तो बहुत सम्मान है, आपने बड़ा धैर्य रखा है और अभी तो बीजेपी और आगे जाएगी। अभी एमएलसी चुनाव बचा है, अभी फिर विधानसभा चुनाव आएगा। अभी तो आप कैरेट लटका रहे हो वीरे। हर बीजेपी प्रवक्ता की जिम्मेदारी है कि अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को ऊंचा करे। जी। लेकिन एक चीज, बड़ी बड़ी जीत में बड़ी बड़ी नसीहत छिपी होती है। ये ठीक है कि आपका सिक्का चल रहा है, चाहे चमड़े का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे गिलंट का हो, सब चलाइए, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो। लेकिन वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा। इसलिए इसी वक्त की खातिर एक साहित्यकार ने लिखा है, ब्रजेश जी, मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कार से, और जीता हुआ भी हम हार जाते हैं अहंकार से। ऑलराइट वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के फौरन उस पार हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं और उदयवीर सिंह, इन सब लोगों से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर इंडिया के किसी भी घर में आज कोई सब्जी लजीज है, अगर आज किसी रसोई में कोई खाना मामूली से बन गया अमीर है, मान लो उसमें अमूल मलाई पनीर है। खाना स्वादिष्ट तो अमूल मलाई पनीर इन द डिश।
भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट सह साधन छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityAffairs.gov.in पर जाएं या समाधान हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800112001 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तक है। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव पर जो परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा के लिए आज हम सब लोग डिबेट में एकत्र हुए हैं। सीधे मैं आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में हीरो वाजपेयी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, जो आपको परिणाम मिले, जो कुछ भी बहुमत मिला, 6 सीटें आप जीतने में कामयाब रहे, उसके बाद अब आपको लगता है कि जो नीतियाँ आप चला रहे हैं वो ठीक हैं, जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं वो ठीक हैं, या फिर आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए आपको? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर अच्छी चीज के लिए आदमी को पुरानी चीज छोड़नी पड़ती है। तमाम सारे नई चीजें आएंगी, पार्टी अपनी सोच भी रखेगी, आगे तमाम कार्यक्रम नए लाएगी। लेकिन मैं एक बात ब्रजेश जी जरूर कहना चाहता हूं कि देखिए, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, नीति, नियत, हमारे 2 संगठन शिल्पी अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी, संगठन शिल्पी सुनील बंसल जी, इन 3 लोगों के जो नेतृत्व ने ये जो 6 सीटें हम जीते हैं, इसमें बहुत योगदान रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमने एक कार्यकर्ता चुना और कार्यकर्ता जिताया। जहां तक अभी तक विपक्ष की पार्टियों की बात हो रही थी, हम दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, चौथे पे आए, और वो लोग नहीं आए। ये पार्टियां दूसरे, तीसरे, चौथे पे नहीं आई। वहां उस प्रत्याशी की अपनी कुछ जमीन थी, उसके पूर्वजों के किए कार्य थे, उससे वो दूसरे, तीसरे पर आए। मुझे नहीं लगता कि इन पार्टी की नीतियां या नेतृत्व आम जन तक पहुंचा। ये वहां के लोकल मामले थे, उनके पूर्वजों के द्वारा किए काम थे, उस वजह से वो प्रत्याशी दूसरे, तीसरे, चौथे पर रहा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष जो है, और जिस तरह की आलोचना विपक्ष लगातार हमारी नीतियों की करता रहा, जनता ने उसे सिरे से नकार दिया है। मुझे लगता है कि परम आदरणीय योगी जी और मोदी जी
जो कार्य किया जनता के लिए, जो हमने जन नीतियां चलाई, जो जन उपयोगी कार्य हमने किए, वो जनता तक पहुंचे भी है। और इसीलिए जनता ऑलराइट, उदयवीर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। दीपक भाई एक मिनट, चुनाव मत मानिए। ऑलराइट, उदयवीर जी कह रहे थे उपचुनाव को पूर्ण चुनाव मत मानिए, पर हर चुनाव है। फुल एग्जाम देने के पहले हर सेमेस्टर को पास करना पड़ता है। जब हम उपचुनाव हारे थे तब इन लोगों ने कहा था विश्वास खो चुके हैं, आज जीते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अभी भी विश्वास नहीं है जनता का। उदयवीर सिंह जी, इस चुनाव परिणाम के बाद आपने कुछ सबक लिया, अपनी पार्टी के कार्यक्रम, रीति नीति, तौर तरीकों में बदलाव लाएंगे, या फिर जिस परंपरागत तरीके से आप लोग काम करते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे? मैं पहले हीरो वाजपेयी जी जो टिप्पणी कर रहे थे उसका जवाब देते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। सत्ता पक्ष के पूरे संसाधन और व्यवस्था के बावजूद अगर चुनाव हार जाएं आप, तो सवाल तो उठेगा। उपचुनावों का नियम है कि सरकारें अक्सर जीतती रही थी, संसाधन नहीं जिताते। खैर, संसाधन नहीं जिताते, चुनाव जनता जिताती है। आप सत्ता में थे, पूरे संसाधन आपके पास थे, जनता ने हरा दिया। ओके, यस, उदयवीर जी बोलिए। नहीं, हमारे ऑलराइट, हीरो वाजपेयी जी प्लीज। चुनाव में अंतर शायद आप जानते होंगे। ओके, यस, प्लीज गो अहेड। आप जानते होंगे आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर, ठीक। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए, इस चुनाव में हम लोगों ने प्रयास किया। चुनाव का संदेश हर दल के लिए होता है। हमारे साथी विपक्षी दलों की क्या भूमिका है, क्या नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, उसी को हम देखते रहना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने साथी दलों पे, विपक्ष के दलों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, न मुझे करना चाहिए। हमने इस चुनाव में ये महसूस किया है कि जनता वोट देने को तो तैयार है। ओपी यादव ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि कोई सोशल बेस जैसे पार्टियों का होता है उस तरीके से किसी ने बहुत कमिटमेंट के साथ वोट नहीं डाला। वो वहाँ से तो खिसका, लेकिन हम एक जगह उसको कंसोलिडेट नहीं करा पाए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पे हमारा दल उस पर विचार करेगा। आप विधानसभा वार देखेंगे तो जिस वोट पे अपनी बापोती समझते हैं दल, ऐसा कोई वोट बचा नहीं सरकार के पास। तो वो वोट तो अलग करने को तैयार था, नाराजगी तो थी, लेकिन उसको कैसे, कहां एकत्रित करना उसको था, आप चैनलाइज नहीं कर पाए, करना था, उसमें कई चीजें समीक्षा के साथ सामने आएंगी। उनके हिसाब से हम काम करेंगे। ऑलराइट, और यस, उसको ज्यादा दीपक सिंह गो अहेड। दीपक सिंह, आप कुछ मेंशन कर रहे थे, आपने क्या सीखा? लिया है दीपक सिंह, और मैं उसको बताऊंगा। ब्रजेश जी, आप जो कह रहे थे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो खूबसूरती है वो विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कौन सा क्या बताते नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी जो कमजोरी रही उसे स्वीकार करती है। मैंने पहले भी चीजों को कहा है कि हमारा जो संगठन था, जो 2022 की तैयारी थी, हमने अभी उस तैयारी में सिर्फ जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। आगे हम ब्लॉक करेंगे, न्याय पंचायत करेंगे, पूर्वा प्रभारी बनाएंगे। अरे सिर्फ 13 महीने बचे हैं भाई साहब। हेलो, 6 महीना, देखिए, सिर्फ 13 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं और आप जिला कमेटी बना के मुझ पर कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं किया। हम अगर नहीं बना पाए तो हमारी कमी थी, लेकिन हम इस बात को मानते हैं। मैंने पहले कहा 2016 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी। सोनिया गांधी जी के ऑफिस में काम करने वाले 6 महीने निकल के एक राज्य की सरकार बना लेते हैं। तो ऐसे हम अपने संगठन के दम पर, अपने नेतृत्व के दम पर, हम जानते हैं प्रियंका गांधी का चमत्कार। वो मेहनत करना जानती हैं, संगठन बनाना जानती हैं, लड़ना जानती हैं, बिना डरे लड़ती हैं और पीछे नहीं हटती हैं। तो उस दम पर हम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के सारथी के रूप में, आप दिल्ली से, आप 10 जनपद से उत्तर प्रदेश नहीं चला सकते। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। मैं बताता हूं ब्रजेश जी, जनवरी के बाद जिस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में जिस तरह से कृष्ण सारथी थे पांडवों के, और वो जीत और एक बात और बता दे रहा हूं, अगर प्रियंका गांधी आपको उत्तर प्रदेश में नहीं जिता पाई तो फिर कोई जिता भी नहीं पाएगा। ऐसा नहीं, हार जीत हमने हार भी देखी है। और ये लास्ट चांस है कांग्रेस के लिए, अंतिम मौका, अंतिम चाबी है ना, अंतिम मौका। अभी वीरेंद्र जी ने कहा अंतिम चाबी है, और इस अंतिम चाबी से हम उत्तर प्रदेश दीपक बाजपेयी, जिस एजेंडे को लेकर आपकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही थी, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुआ उपचुनाव में। इसको स्वीकारने में आपको कोई गुरेज है, कोई परेशानी है? मुझे लगता है कि ब्रजेश जी, हम तो अभी ये चुनाव लड़े नहीं हैं। जिनके लिए आप फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन जिनके लिए आप बैटिंग कर रहे थे, उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सुनिए, नहीं, बैटिंग तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत से लगी थी। हमने तो घोषणा की थी हम चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन आप सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूं, इसकी बड़ा पॉइंट क्या है। अगर भारत, कई बार क्या होता है ना, जीत के मायने निकालती है पार्टी।
जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह सकते हैं कि परम आदरणीय कुलदीप सेंगर जी ने जो बलात्कार किया, जनता ने उसका समर्थन करके वोट दिया। परम आदरणीय चिन्मयानंद जी ने जो बलात्कार का मामला किया, उसके पक्ष में मतदान है। वो कह सकते हैं कि हाथरस में बलात्कारियों के साथ पार्टी खड़ी हुई, उसके पक्ष में मतदान है। वो कह सकते हैं खुशी दुबे को जो जेल में जबरन बंद किया गया और प्रभात मिश्रा एक नाबालिग बच्चे की जो हत्या की गई, उसके पक्ष में मतदान है। ये अगर ये इसके माने निकाल रहे हैं तो ये कोई नुकसान का विषय नहीं किसी भी। इसका मतलब इस मतिभ्रम में सरकार चली चले आगे, इस दंभ इस अहंकार में चली चले, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इनको जनता सबक सिखाएगी। आज ये जो चुनाव जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं 2020 तक, अगर आपके पास मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों के आधार पे? देखो, ब्राह्मण वाला कार्ड चला नहीं, दलित वाला भी नहीं चला, अब आपके पास क्या बचा? संजय सिंह अब क्या करेंगे? अरे हमारे संजय सिंह क्या करेंगे? पर भी हम चुनाव लड़ते हैं, से नाराज कर लिया। हम एडुकेशन के मुद्दे पर, हेल्थ के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली के मॉडल पे चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर अस्पतालों की व्यवस्था से संतुष्ट है ये सरकार और यहाँ, तो भैया इंद्रकांत त्रिपाठी के लिए कौन लड़ेगा? खुशी दुबे के लिए कौन लड़ेगा? प्रभात मिश्रा के लिए कौन लड़ेगा? निर्वेद मिश्रा के लिए कौन लड़ेगा? अब आप तो फोकस शिफ्ट कर ले रहे हो अपना। नहीं, कैसे फोकस भैया? हम ब्रजेश जी, हमने कहा हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे वो है सामाजिक न्याय, शिक्षा में सुधार, अस्पताल और स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार। इन मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ पर विश्वास किया है, 6 सीटें जिताई है। लोकपाल पानी की लूट पर चुनाव लड़ेंगे। इन्हें, ये जो लोगों के मुद्दे हैं, इन्हीं पर हमने राजनीति की है और राजनीति को बदल के दिखाया है। ओके, डॉक्टर एमएच खान, आपको क्या लगता है कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा हम राजनीति या फिर करेंगे और लड़के दिखाएंगे? ये 13 महीने में विपक्ष तैयारी नहीं कर पाएगा? नहीं, तैयारी तो करेगा। जो राजनीति में है वो अपने चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी करता है। अब इनका आम आदमी पार्टी जो है, इनको तो बस एक चीज दिखाई दे रही है कि बीजेपी और बीएसपी एक हो गई। कहाँ एक हो गई भाई? काहे झूठ बोल रहे बैठ के इतने बड़े चैनल पर? अरे भाई, वो तो उन्होंने एक बात कहा था कि एमएससी के चुनाव में घोषणा की आप लोगों ने। हम अगर जाना पड़ा बीजेपी के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा खान साहब पार्टी आप छोड़ दीजिए। अरे भाई, आप सुनिए, मायावती जी ने घोषणा कर दी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ये पार्टी छोड़ दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की फालतू पार्टी है। चुनाव के 4 दिन पहले मायावती जी ने घोषणा की कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग अगर आवश्यकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। 4 बार मुख्यमंत्री है, बच्ची नहीं है, उनको इस बयान का महत्व पता है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के 4 दिन पहले वो भाजपा को समर्थन की घोषणा कर देती है। आपका विश्वास अब भी बाकी है, तो मैं यही कहूंगा वीरेंद्र जी कि आप सीधे साधे आदमी हैं। आप इस बात को कौन से जिले बन गए तुम्हारे? कहाँ का संगठन तुम्हारा खड़ा है? तुम्हारा प्रदेश तक तो बना नहीं अभी, प्रदेश अध्यक्ष तो बना नहीं अभी तुम्हारा, तुम प्रवक्ता बन के बैठे हो। अरे भाई, अपना संगठन ठीक करो, चुनाव लड़ो। मायावती जी जहाँ जाएंगे ऑलराइट, ओके, शांत। आपकी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में क्या लेना देना? अरे एक सेकंड, अरे पर्सनल क्यों हो रहे हैं आप लोग? पर्सनल मत होइए। लड़ो, आप, तुम्हारी औकात पता चलेगी। देखो नहीं, ये सब बातें औकात की मत करो खान साहब। अरे खान साहब, कैसी बात? अभी अपना जिला बनाओ, आम आदमी की कोई औकात नहीं है। अभी तुमको 10 साल लग जाएगा। आम आदमी की कोई औकात नहीं है। लेके चले जाना, दिल्ली पहुंच जाना। राजे महाराजे आपकी औकात है, हमारी। अरे एक सेकंड, क्या हो गया आप लोगों को? मंथन करिए, मंथन क्यों नहीं लड़े? आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके राजा महाराजा बन जाइए। क्यों नहीं लड़े बताइए? आप भी बता दीजिए। एक सेकंड शांत होइए भाई। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? एक सेकंड शांत। ओपी यादव, एक सेकंड शांत। कूल डाउन। ओपी यादव, एक सेकंड शांत हो जाइए। खान साहब, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। ओपी यादव, 13 महीने में ये लोग क्या तैयारी सफिशिएंट कर पाएंगे और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी रोक पाएगी? एक सेकंड रुकिएगा उदयवीर जी। ओपी यादव की बात लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है? बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, ओपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, सब्र कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में बाय इलेक्शन में उतारा।
श्रीकांत कटियार जिलाध्यक्ष रहे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री लेवल के जो पॉलिटिकल व्यक्ति उनके यहाँ सदन में पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने भी पर्सनालिटी पे काम किया, इंद्रजीत कोरी एमएलए रहे हैं, कांग्रेस ने भी किया और बीएसपी ने भी पर्सनालिटी पे काम किया। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रमों पे काम करना पड़ेगा और संगठनात्मक कार्यों सारे अपोजिशन अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर अपोजिशन के सारे दलों को अपनी सुधावीर सिंह जी आप कुछ मेंशन कर रहे थे, गो एट 20 सेकंड सर। मैं ये कह रहा था जी कि लोक टीवी बहस में औकात की बात लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र का तो मतलब ही है कि जिसकी कोई औकात ना हो उसकी से हो, तो अब उसको खान साहब कहने का हक हो, उसकी सुनी जाए। गुस्सा आ गया, उनको कह दिया उन्होंने, तो इसको अदरवाइज मत कीजिए जी। तो ये औकात की बात गुस्से में ठीक नहीं है। खान साहब हमारे बड़े हैं। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आगे देखिए दिन भर दिल्ली। नमस्कार।